नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? चलो जुड़िए फटाफट, सभी लोग जुड़िए क्लास से। और उम्मीद करता हूँ बढ़िया है, क्लास दमदार चल रही है, नोट्स वोट्स बना रहे हैं आप सभी लोग। कमेंट ओपन कर दें क्या? नहीं बोलो तो ओपन कर दें कमेंट। मन नहीं है आज मेरा कमेंट ओपन करने का, इसलिए करेंगे नहीं। चलो, सबका स्वागत है क्लास में। हम्म हाँ, आज बस नोट्स बनाओ, नो कमेंट, ठीक है? सिर्फ नोट्स बनाओ और बढ़िया अच्छे से बनाना, ध्यान रखना, ठीक है? तो हम लोग जैसा ये बैच चल रहा है उसमें हम लोग कीनीजियन इकोनॉमी पे बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने कीन्स के बारे में भी बात की बहुत डिटेल में, और साथ ही हम लोगों ने उनकी जो बुक्स थी इनको याद रखना। एक जो है ट्रिटीज ऑन मनी और दी जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस पे हमने बात की। और साथ में हमने देखा कि इन्होंने अपने जो है एक जो अर्थव्यवस्था में उस समय एक थ्योरी चलती थी, उस थ्योरी को कैसे इन्होंने पलट दिया। जो सप्लाई क्रिएट्स इस डिमांड से, डिमांड क्रिएट्स इस सप्लाई पे पहुंच गए, ठीक है? और इन्होंने अपने 4 घट कंपोनेंट्स बताए कि जो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, कैसे जो है एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करते हैं। इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, या ब्रेकेट में हम इसको एक्स माइनस एम लिख सकते हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं। कल हमने आपको कंजम्पशन कर्व बताया था, याद है आपको? और कंजम्पशन कर्व आपने नोट्स बना लिए होंगे, कंजम्पशन कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी इनकम के साथ कंजम्पशन कैसे प्रभावित होता है। और क्या पूरा, मैंने 3 कंडीशंस भी आपको बताई थी, उन 3 कंडीशंस को मैं आप चाहो तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैं सिर्फ यही बताऊंगा, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि जैसे अगर मान लिया आय में परिवर्तन डेल्टा वाई है और कंजम्पशन में परिवर्तन क्या है, जो है डेल्टा सी है, तो ऐसे में 2 कंडीशंस बनती हैं कि एक तो आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी हो। तो ऐसे कंडीशन में जो एमपीसी होता है, एमपीसी का मैंने फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो ऐसे में डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई होगा तो एमपीसी 1 आ जाएगा। और तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 अगर आता है तो इसका मतलब होता है कि हम जितना कमाते हैं उतना पूरा खर्चा कर डालते हैं, ठीक है? और अगर एमपी, ध्यान देना, अगर डेल्टा सी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई, इसका मतलब एमपीसी अब कितना आएगा? एमपीसी मोर देन 1 आएगा। अभी जैसे डेल्टा सी की 120 हो और इसका 100 हो तो 1.2 आ जाएगा, मतलब मोर देन 1 आएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ये किसी भी इकोनॉमी के लिए दोनों कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, बल्कि दूसरी कंडीशन तो खतरनाक होती है। अच्छी कंडीशन क्या होती है कि जब डेल्टा सी कम है और डेल्टा वाई ज़्यादा है, मतलब एमपीसी इज लेस देन 1। जैसे हमने यहाँ पे दिया डेल्टा सी 80 है और डेल्टा वाई 100 है, तो ऐसे में 0.8 आया, ठीक है? ये मैंने आपको बताया, तो ये ठीक है कंडीशन। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में 20% सेविंग हो रही है। जितना मतलब लोग कमाते हैं पूरा नहीं खर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है? लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास बचत भी कर रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है अर्थव्यवस्था में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेविंग बहुत जरूरी है। जैसे आप घर में हैं, बहुत लोग पॉकेट मनी से भी सेव करते हैं, ठीक? अगर फैमिली में उनको जो है पता चलता है महीने में 1,000 रुपये पॉकेट मनी बचती है, तो जिनकी सेविंग की आदत होती है उसमें भी सेव कर लेते हैं कि अगर इस महीने हमने सिर्फ 600 खर्चा की, 400 बचा ली, तो अगले महीने फिर 1,000 पॉकेट मनी बिल मिलेगी तो मेरे पास 1400 होंगे, ठीक है? तो ऐसे लोग पार्टी वार्टी के लिए बचा लेते हैं, हम लोग भी बचाते थे, ठीक? लेकिन हम लोगों को तो 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये मिलता था, 5 रुपये मिलता था जब स्कूल जाते थे। आप लोगों को देखो ज़्यादा मिलता है, ठीक है? नहीं, आप लोगों को क्या, आप लोग भी उसी समय के होंगे, खैर ठीक है। आइए बात करते हैं, ठीक? तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, रखिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, और वो क्या है, आप याद रखिएगा, सब चीज़ें यहीं पर हैं। AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है? एक्स माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्या लिख सकते हैं? नेट एक्सपोर्ट, ठीक? जहाँ एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। इसको ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप मत भूलिएगा। पूरा कीन्स का अर्थशास्त्र इसी पे केंद्रित आपको मिलेगा, ठीक है? इसी पे, तो इसको आप याद रखिएगा और नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक? तो हम लोगों ने कल कंजम्पशन कर्व के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व, हीडिंग डाल लीजिए आप और लिखना शुरू करिए, निवेश वक्र, ठीक है? निवेश वक्र, ध्यान दीजिएगा। अब कीन्स ने क्या कहा, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ एक मतलब ऐसे बताऊंगा ना कि मज़ा आ जाएगा आपको इस चीज़ में,
ठीक है। इन्होंने कीन्स ने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जैसे मार्केट में ये बताइए इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो क्या करना है, मार्केट से बोरोइंग करनी है ना, बैंक से आप लोन लोगे, ऐसा तो है नहीं लोगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया, आप लिखना चाहें तो लिख लें, पहले मैं कर्व समझा देता हूँ, लिखवाता आपको तब हूँ, पहले मैं कर्व समझा देता हूँ। तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व इन्होंने दिया वो ऐसे दिया, इन्वेस्टमेंट कर्व कुछ इस तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर्व दिया, ठीक है। और इसको क्या है, निवेश वक्र, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ध्यान देना, अब इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या, इन्वेस्टमेंट, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम आपका ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ROI जो होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये पॉइंट हम मान लेते हैं जीरो, इस पॉइंट को हम जीरो मान लेते हैं, ठीक। अब ये बताइए, ध्यान देना, अब यहां बहुत ध्यान से इस कर्व को समझिएगा। ये कर्व आपको क्या दिखा रहा है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, यहां पर है, मान लेते हैं ROI क्या है, जीरो है, ठीक है, इफ R इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है देखो कहां पहुंच जाता है, यहां पर। तो इसका मतलब क्या है, इफ R इज इक्वल टू जीरो देन इन्वेस्टमेंट इज मैक्सिमम। समझ रहे हैं पॉइंट को, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है तो उस समय इन्वेस्टमेंट हमारा मैक्सिमम है, ठीक। अब मान लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और ये बढ़ के कितना हो गया, R1, कितना हो गया, R1। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहां देखो कम हो गया इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, I2 हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में ये समझना आपको जरूरी है कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, जो ब्याज दरें बढ़ती हैं, वो आपकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती हैं, ठीक है। इसको आप जब अभी समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है क्या, ओ अच्छा इसी, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, हाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आज तो चप्पड़ चप्पड़ कर नहीं पा रहे होंगे तो कुछ लोगों को मज़ा आ नहीं रहा होगा, सोच रहे होंगे चलो यार बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड देखने के चक्कर में थोड़े लाइव में आए हैं तो नोट्स बनाइए, ठीक, नोट्स बनाइए फटाफट। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि ROI और बढ़ा, अब क्या हुआ, ये R2 हो गया। तो जब ये R2 होगा तो ध्यान से देखना, जैसे ये R2 हुआ, अब इसका क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट और कम हो गया कि नहीं, देखो यहीं तक आ गया, स्टक हो गया ना यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कम होके क्या हो गया, I3 हो गया। ROI और बढ़ा, ROI बढ़ के R3 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गया, देखो ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट ये I1, हाँ ये I1, I2 और ये I3, ठीक है, I3 हो गया। ध्यान देना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लेते हैं मैक्सिमम हो जाए, मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम हो जाए, तो मैक्सिमम की दिशा में देखो इन्वेस्टमेंट कितना कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा, ठीक। इससे आपको इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, बताइए, इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है, क्या बता रहे हैं, लिखो आप, ठीक है। कीन्स ने क्या बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्याज दर अर्थव्यवस्था में निवेश के साथ विपरीत संबंध रखता है, या निवेश ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखता है, चाहे जैसे लिख लो, विपरीत संबंध रखता है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इनवर्स रिलेशन, ठीक है,
विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, मतलब ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखता है। इतना समझ रहे हैं? ठीक है, इतना समझ रहे हैं। यदि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था में लोग निवेश करना कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, ब्याज दर बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर पड़ता है, मतलब रोजगार कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, विपरीत असर पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कैसे? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो आपने लिख लिया। अच्छा, एक बार बताइए आप आइए यहाँ आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एग्जाम्पल आप ही लोगों में से ले लेते हैं, आप ही लोगों में से ले लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आप ही लोगों में से किसी से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अखिलेश है। ठीक है, अब अखिलेश ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं कि ब्याज दर 5% है, ब्याज दर 5% है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है इधर, ब्याज दर कितना है? 5%। तो 5% जब ब्याज दर है और आप क्या करना चाहते हो, अखिलेश की बात कर रहा हूं मैं, अखिलेश क्या करना चाह रहे हैं? अखिलेश जो है एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, पानी की बोतल। ठीक है, एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, मतलब एक यूनिट लगाना चाह रहे हैं जो पानी की बोतल पैक करती है। ठीक है, पानी की बोतल पैकेजिंग की। ठीक है, पैकेजिंग की। अब इसमें क्या है? ठीक है, ध्यान देना। अब अखिलेश गए, इन्होंने क्या कहा ये गए, इन्होंने 10 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, अब 10 लाख का लोन लिया। अब जब 10 लाख का लोन लिया तो इनको ये मान के चलते हैं इस 10 लाख के लोन पे कि इनको जो बैंक है, ठीक है, बैंक, तो बैंक को मंथली मान लेते हैं कि 20,000 रुपया ब्याज चुकाना है, 20,000 ब्याज चुकाना है मंथली इस 10 लाख रुपए के बदले। ठीक है, बैंक को ब्याज देना है। तो इन्होंने जोड़ा कि चलो ठीक है, हमने जो है 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 20,000 रुपये हम ब्याज चुका देंगे, प्लस जो अपने एम्प्लॉयज रखेंगे उनको हम 30,000 रुपये सैलरी दे देंगे, 30,000 क्या दे देंगे? सैलरी दे देंगे। ऐसा सोचा, तो इनका खर्चा 50,000 हो जा रहा है। और अगर हमें, इन्होंने सोचा कि हमारी जो आय आएगी वो कितनी आएगी? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए में से अगर हम ये 50,000 माइनस भी कर देंगे तो हमारे पास मंथ का प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 50,000 बच जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना। अब बीच में जब अखिलेश को देखते हैं, अरे इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो अब ये देखते हुए कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, चलो कोई और तैयार हो जाओ फटाफट। चलो ठीक है, प्रीति। ठीक है, अब प्रीति सोचती है क्यों ना जो है चलो हम भी कर लेते हैं ये धंधा। प्रीति धंधा करने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती हैं, लेकिन तब तक ब्याज बढ़ के कितना हो जा रहा होता है? 10%। ठीक है, कितना हो जा रहा होता है? 10%। अब ध्यान देना, यहाँ पर अखिलेश का इन्वेस्टमेंट गया, हो गया। अब प्रीति जो है, ध्यान देना, प्रीति के टाइम पे 10% हो जा रही है। अब प्रीति सोचती है यही हम 10 लाख रुपए का लोन लेंगे, तो 10 लाख रुपए का जब लोन लेंगे तो ध्यान देना, अब यही देखो, ये तो 20,000 रुपया, ध्यान देना, अब 30,000 रुपया ये तो सैलरी जाएगी जाएगी, ब्याज क्या होगा? अब इनको 20 के बदले 40 चुकाना पड़ेगा। तो अब प्रीति का जो 1 लाख रुपया आय आएगी, उस 1 लाख रुपया आय में से क्या होगा? अब इनको ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है? अब इनको ब्याज चुकाना पड़ रहा है 40,000। ठीक है, और प्लस सैलरी 30,000। अब ध्यान देना, अब इनके पास कितना बचेगा? ये हो गया टोटल 70,000 इनका खर्चा हो गया।
तो इनके पास नेट इनकम कितनी आएगी, इनके पास नेट इनकम आएगी 1,00,000 माइनस 70,000, ठीक है, कितना आएगी 30,000। तो जहां अखिलेश को मिलता है 50,000, वहां प्रीति को मिलेगा 30,000। अब प्रीति सोचेंगी छोड़ो, नहीं मेरा मन नहीं इन्वेस्ट करने का, ऐसे क्या फायदा होगा, 30,000 रुपये के लिए इतना हेडक क्यों लेना, ठीक, तो प्रीति बैक कर जाएंगी। पॉइंट समझ रहे हो। तो ऐसे ही ब्याज अगर और ज़्यादा बढ़ गए तो इन्वेस्टर्स क्या होंगे, लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि उनके पास प्रॉफिट कम बचेगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट कम होता है, ठीक, इन्वेस्टमेंट पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ध्यान देना, अब यहाँ ये समझो कि अगर मान लेते हैं आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अभी जैसे प्रीति देखो अखिलेश ने फैक्ट्री लगाई, उसमें 10 एम्प्लॉय रखे, प्रीति ने फैक्ट्री लगाती वो भी 10 एम्प्लॉय रखती ना। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में लोग, कंपनियां अपना खर्च भी, क्योंकि ब्याज ज़्यादा दे रहा है तो खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर भी कर सकती हैं, और अदरवाइज नए यूनिट नहीं ओपन होंगे। तो अगर आई कम हुआ तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। आई अगर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट डाउन होगा, ठीक है, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक, अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और अगर बेरोजगारी बढ़ी, भी ध्यान देना, अगर बेरोजगारी बढ़ी तो इसका मतलब क्या है, अभी समझो, इसका मतलब क्या है, लोगों की जो इनकम है वो इनकम क्या होगी, इनकम कम होगी। और अगर इनकम कम हुई तो उनका जो कंजम्पशन है, ठीक है, उनका जो उपभोग है वो क्या होगा, उपभोग उनका कम होगा, ठीक है। और अगर उपभोग कम होगा तो इसका मतलब क्या है, उनकी डिमांड कम होगी। डिमांड क्या होगी बताइए, डिमांड कम होगी, भाई पैसा ही इतना नहीं आ रहा है, बेरोजगार हो गए, कहाँ से खर्चा करें, लग्जरी आइटम्स छोड़ के अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसमें भी कटौती करनी पड़ेगी। और अगर डिमांड कम हुई तो कीन्स ने बताया, अगर डिमांड कम हुई तो जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके क्या करेंगे बताइए, तो डिमांड क्रिएट्स इट्स सप्लाई, तो सप्लाई करके क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे तो माल सड़ेगा, तो सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। और अगर सप्लाई कम करने के लिए क्या करेगा, सप्लाई कम करने के लिए जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, कम कर देंगी ना कंपनियां। और अगर प्रोडक्शन को कम हुआ, तो प्रोडक्शन कम हुआ तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, जीडीपी आपकी कम होगी, होगी। और अगर जीडीपी कम होगी तो बेसिकली हम लोग उत्पादन से ही तो नेशनल इनकम निकालते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम कम होगी। नेशनल इनकम अगर कम हुई तो हमारी पर कैपिटल इनकम क्या होगी, वो भी कम होगी। और अगर पर कैपिटल इनकम कम हुई तो बताइए, पर कैपिटल इनकम कम हुई तो फिर से क्या होगा, आपके डिमांड पे असर पड़ेगा, फिर से आपका कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा, ठीक, समझ रहे हो। तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें अगर कंजम्पशन पे कल आपने देखा कि कंजम्पशन पैटर्न पे चेंज होता है, तो कुल मिला के एग्रीगेट डिमांड पे चेंज होता है। अगर आपके आई पे असर पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, तो भी क्या होगा, आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, आपके एग्रीगेट डिमांड पे असर पड़ेगा, ठीक। और अगर आरओआई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। समझ में आया इतना, ठीक, किसी को ना समझ में दोबारा बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका मतलब नई यूनिट, नए जो है इस्टेब्लिशमेंट कम होंगे, ठीक है, कम होंगे, तो ऐसे में लोगों को एम्प्लॉय की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, कुछ लोग फायर भी करेंगे क्योंकि उनका खर्चा बढ़ चुका होगा आरओआई कम होने से, ज़्यादा होने से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मतलब ध्यान देना, यहाँ से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा आपका तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों की आय कम होगी, आय कम हुई तो उनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, कमी आ जाएगी कंजम्पशन में, कंजम्पशन कमी आई मतलब उनकी डिमांड में कमी आई, डिमांड में कमी आई, कंपनियों को सप्लाई कम करनी पड़ेगी, क्या करेंगे सप्लाई करके, जब डिमांड नहीं है, और तो उसके लिए उन्हें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्शन कम किया तो इसका मतलब जीडीपी हमारी डाउन होगी, जीडीपी डाउन होगी तो हमारी नेशनल इनकम भी कम आएगी, नेशनल इनकम कम आई तो हमारी पर कैपिटल इनकम कम आएगी। आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आइए अब देखो, जो मैंने पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कीन्स ने तर्क दिया कि जो अपर्याप्त मांग है, मतलब कम मांग, कम डिमांड, ठीक है, अगर लो डिमांड है तो लंबे समय तक अगर बनी रहती है तो वो उच्च बेरोजगारी, मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन जो 4 घटकों पर निर्भर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको सब पढ़ा ही दिया है कि यहाँ पे कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे और नेट एक्सपोर्ट पे, ठीक। तो इनमें से 4 घटकों में से किसी एक से भी क्या होता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड प्रभावित होती है, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स में अपने इंक्लूड कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने समझाया है, वो इससे भी ज़्यादा जरूरी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने बोला है वो भी लिख पाइए तो लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने इसको चार्ट को, जैसे मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, इसको आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो, ठीक है, बता रहे हैं आपको, ठीक है, आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो, ये इसको एक गोल गोल चार्ट बना सकते हो आप, ऐसे यूं करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं एक साइकिल, ठीक है, बना के देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज दी हुई है कि अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन। अगर कोई मंदी चल रही है, चरम मंदी चल रही है, इकोनॉमिक जो है अनिश्चितता चल रही है, तो ये क्या करती है, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर देती है, ऐसा कीन्स ने बताया। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भाई, क्योंकि अगर मान लिया कोई अनिश्चितता चल रही इकोनॉमी में तो आप इन्वेस्टमेंट करने से घबराएंगे, घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे, हैं। और आपका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज होगा, क्योंकि आने वाले समय के लिए आपको खर्चा अपना पहले से कम करना है। आप खर्चे को अपने कम कर देंगे कि आने वाले समय में जो अनिश्चितता चल रही है क्या होगा, तो इसलिए हमें कुछ अपने पास सेविंग रखना चाहिए। ज़्यादा सेविंग करेंगे आप, खर्च कम करेंगे, ठीक, कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा, ठीक। तो उपभोक्ता की विश्वास, जो कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस भी आपकी इकोनॉमी पे क्या करता है, बहुत निगेटिव इंपैक्ट डालता है। अगर लो कॉन्फिडेंस है, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे बीच में क्या हुआ था, याद करिए, नेस्ले की मैगी, ठीक है, इसके साथ क्या हुआ था, बैन कर दी गई थी ना। तो कुछ ऐसी चीजें इसमें निकली थी कि जो है उपभोक्ता का इस पे से भरोसा उठ गया था। नतीजा क्या हुआ, जैसे इस पे से भरोसा उठ गया तो इसकी सेल क्या हुई, ठीक है, सेल एकदम डाउन चली गई, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट से जो है प्रोडक्ट ही गायब होने लगा। तो उपभोक्ता का विश्वास भी बहुत असर डालता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों असर डालता है आपके जो है इकोनॉमी पे, ठीक है। ध्यान देना, जैसे दिया है, खासकर घर या कार जैसी विवेकाधीन खरीदारी पर उपभोक्ताओं द्वारा खर्च में इस कमी के परिणाम स्वरूप व्यवसायों द्वारा निवेश खर्च कम हो सकता है। भाई जैसे हम घर खरीदते हैं, मान लेते हैं अब हम घर खरीदना चाह रहे हैं, और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस इकोनॉमी पर, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम घर नहीं खरीदेंगे। और अगर हम घर खरीदेंगे नहीं तो बताइए बिल्डर बनाएगा क्यों उसको, क्योंकि उसके जो ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं वही नहीं बिक रहे हैं। तो हमारे खर्च कुल मिला के, हमारे खर्च पे ही सारी सप्लाई डिपेंड करती है, हमारे कंजम्पशन पैटर्न पे ही सारी सप्लाई डिपेंड करती है, ठीक। क्योंकि अगर किसी चीज की भी डिमांड कम है तो भाई कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां अपने प्रोडक्शन को कट कर देंगी, क्यों करेंगी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके बाद में जो है कल बात करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में। ये इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और इसके साथ साथ जब हम इसकी बात करेंगे तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कैसे करती है, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कि किस तरह की फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें आपका स्टिमुलस पैकेज भी आ सकता है, और टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी जैसे प्रोसाइक्लिक और काउंटर साइक्लिक, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल बढ़िया क्लास होगी, तो इसलिए आप सभी लोग बाकी इसके नोट्स बना लीजिए। बाकी जो है अभी चूंकि भाई मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तो इस वजह से रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देख रहे हैं। 20 तारीख से फिर से रेगुलर चलेगी, और फिर वही 1.5 घंटे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।